हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम निल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 कवर करेंगे, जो बने हैं कुछ प्रश्न बैंक के साथ। और प्रश्न बैंक में हम समाजपरक प्रश्नों का समावेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बाकी प्रश्न को देखा था, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? समझाइए, है ना। आयनिक ठोस, जैसे मैं बात करते हैं फ्रेंड्स NaCl के बारे में। NaCl जब ठोस होता है तो विद्युत का चालक नहीं होता, लेकिन वह ठोस अवस्था में न होते हुए कैसे द्रव अवस्था में होते तो विद्युत के चालक होते हैं, ऐसा क्यों? तो बताना है यहाँ पर हमको आंसर इसका। देखिए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा कि आयनिक ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अतः आयनिक ठोस अच्छे चालक नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयन मुक्त रहते हैं, अतः विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर देखना है ना। ठीक है, ये आपको आंसर लिखकर भी आना है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना। और फ्रेंड्स, इसकी जो लिंक है, PDF की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। परासरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, परासरण किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था क्या होता है परासरण। ठीक है, परासरण दाब किसे कहते हैं, है ना। किसके विलायक के अणु का किसकी ओर गमन, विलयन की ओर गमन, हम क्या कहलाते हैं, इसे हम परासरण कहते हैं। ठीक है, और परासरण की क्रिया में विलेय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराते हैं। टकराने की गति जितनी अधिक होती है, परासरण की क्रिया उतनी कैसी होती, तीव्र होती है। ताप वृद्धि से विलेय के अणु की गति में वृद्धि होती है फ्रेंड्स, अतः परासरण की क्रिया की गति में भी कैसी होगी, वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि परासरण क्रिया पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। यदि हम क्या काम करते हैं, ताप वृद्धि करते हैं तो विलेय के अणुओं में कैसी हो जाती है, गति में वृद्धि हो जाती है, और परासरण की क्रिया की गति में भी कैसी होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, ये बताना है आपको, है ना। तो देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में मैंने आपको 4 अनुसंख्यक गुणधर्म बताए हैं। इन चारों को आप रिवाइज करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा कि 4 अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में विलयनों के कुछ गुण उनकी निश्चित आयतन, फिक्स्ड वैल्यूम में उपस्थित विलेय के अणुओं, है ना, विलेय के कण जैसे अणुओं और परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस कारक पर निर्भर करते हैं, ये अणुओं के, परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो इसे हम अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। असामान्य अनुभार क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यदि विलयन में विलेय कणों का वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में विलेय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। संख्या कैसी हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अनुसंख्यक गुणधर्म का मान भी कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तथा विलेय का अनुभार भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात विलेय का अनुभार वास्तविक अनुभार से भिन्न प्राप्त होता है, इसे ही असामान्य अनुभार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को आपको 2 से 4 बार याद करना है। अब जैसे आपने 2 से 4 बार याद कर लिया तो ये आपको ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा समझने के साथ साथ आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ताप बढ़ाने पर गैसों में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? इसका आंसर बताना है अपने को। ताप जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो गैसों में कैसी होती है, कमी आती है। गैसों में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति का कारण गैसों का द्रव में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है,
जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे साम्य स्थापित हो जाता है और विलयन में गैस कैसी हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विलयन को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के संभव है। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर आपको विलयन की परिभाषा दे दिया है कि दो पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, जिसके रासायनिक संगठन और कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक विलयन में दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, अब विलयन के प्रकार दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने विलयन के प्रकार भौतिक आधार पर लिए गए। भौतिक आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं जिन्हें पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक सारणी दिया है, इन सारणी को आप ध्यान से देखिएगा। गैस का गैस में विलयन है ना, ये गैसीय विलयन कहलाता है, ये गैसों का मिश्रण हो गया। द्रव का गैस में विलयन गैसीय मिश्रण कहलाता है, ये वायु के जलवाष्प हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरी सारणी कैसी करना है, याद करना है, लर्न करना है। यहाँ से कभी 1 अंक के प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हेनरी का विलेयता संबंधी नियम लिखिए। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हेनरी का विलेयता संबंधित नियम। ठीक है, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, कारक में आपको यहाँ पर मैंने दिया है गैस की प्रकृति। ठीक है, गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। सेकेंड कारक है अपने पास द्रवों की प्रकृति, द्रवों की प्रकृति किस प्रकार होती है। थर्ड कारक है ताप का प्रभाव। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। और आपको पता है इसका जो लिंक, इसका जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। आप यदि याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको यहाँ पर राइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलेय की मूललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किसी विलयन में मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये डेफिनेशन याद करना है कि किसी विलयन का मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। अब देखिए, आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयोगों के आधार पर याद होता है कि मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो मूललता के कैसे होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हमने यहाँ पर ये संबंध बता दिया फ्रेंड्स कि यदि अवाष्पशील विलेय ले रहे हैं हम लोग और अवाष्पशील विलेय में WA ग्राम विलायक घुला है तो विलेय का द्रव्यमान है ना MB लेते हैं तो स्मॉल m = WA अपॉन MB अपॉन में होता है 1000 × WA। ठीक है, किसी अवाष्पशील विलेय के लिए, है ना, हमने अभी देखा था कि किसी अवाष्पशील विलेय के लिए TB का मान KB इंटू क्या हो जाएगा M। अब बस TB का मान हमको क्या, M का मान यहाँ पर रखना है। M यहाँ पर मूललता होती है और मूललता का मान रखना है और हमको किसका, आणविक द्रव्यमान का मान याद करना है। इसलिए हम आणविक द्रव्यमान MB का पक्षांतर कर देते हैं इस साइड। ठीक है, तो MB का पक्षांतर कर देंगे तो हमको किसका मान निकल जाएगा, MB = KB × WB × 1000 अपॉन में हो जाएगा आपका ΔTB इंटू क्या, WA। ठीक है, आपको यहाँ पर टर्म भी लिखना है फ्रेंड्स कि टर्मोलॉजी क्या क्या होती है। MB यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है, KB यहाँ पर मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है, WB विलेय का भार होता है। ठीक है, और यहाँ पर ΔTB मूलल क्वथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करते हैं और WA विलायक का द्रव्यमान होता है। ठीक, इसी प्रकार फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाकर देखना है। ठीक है, तो ये हमारे इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आप इसी तरह आपको इस वीडियो में इसी तरह सॉल्यूशन मिलते जाएगा इस चैनल पर। तो आप क्या काम करिएगा, देखो, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।